कल्पना करो अगर किसी शहर को दुश्मन ने बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जीत लिया हो। तो इतिहास में ऐसा एक बार हुआ था ट्रॉय शहर के साथ, और कई लोग कहते हैं बिहार की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या सच में एक नेता अनजाने में बिहार का ट्रोजन हाउस बन गया? करीब 3000 साल पहले ट्रॉय नाम का एक शहर था। ग्रीक सेना ने उसे जीतने के लिए 10 साल तक युद्ध लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो फिर उन्होंने एक चाल चली। वे युद्ध भूमि में लकड़ी का एक विशाल घोड़ा छोड़कर वापस जाते हुए दिखे। ट्रॉय के लोगों ने सोचा यह उनकी जीत का प्रतीक है। उन्होंने उस घोड़े को शहर के अंदर ले जाकर खड़ा कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस घोड़े के अंदर ग्रीक सैनिक छिपे हुए थे। रात हुई, सैनिक बाहर निकले, शहर के दरवाजे खोल दिए गए और पूरी ग्रीक सेना अंदर आ गई। सुबह तक ट्रॉय खत्म हो चुका था। इतिहास में इसे कहा गया ट्रोजन हॉर्स, यानी दुश्मन का वो हथियार जो बाहर से नहीं अंदर से हमला करता है। अब सवाल है, इसका बिहार की राजनीति से क्या रिश्ता? कुछ राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि बिहार की राजनीति में भी एक ऐसी ही प्रक्रिया हुई जहां सत्ता बचाने और राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की रणनीति ने धीरे धीरे पूरी राजनीति का संतुलन बदल दिया। और इस कहानी के केंद्र में आते हैं नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। यह आंदोलन केवल उसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं था, यह भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीकरण और लोकतंत्र में दुरुपयोग के खिलाफ था। इस आंदोलन में समाजवादी, गांधीवादी, वामपंथी सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। लेकिन यही एक बड़ी विडंबना भी थी, इसी आंदोलन में जनसंघ से जुड़े नेता भी शामिल थे। जो विचारधारा कभी मुख्य धारा की राजनीति से लगभग बाहर हो चुकी थी, उसे इस आंदोलन ने दोबारा राजनीतिक स्पेस दे दिया। यहीं से एक नई राजनीतिक परंपरा शुरू हुई, जहां अलग अलग विचारधाराओं के बीच सहयोग और समझौते की राजनीति बनने लगी। अब आते हैं 1990 के दशक पर। उस समय बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव का मजबूत प्रभाव था। उनकी राजनीतिक, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्हें चुनौती देने के लिए एक बड़े राजनीतिक गठबंधन की जरूरत थी। यहीं पर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार सामने आए। उन्होंने समता पार्टी बनाई और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। यही गठबंधन आगे चलकर एनडीए की मजबूत धुरी बना। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। उनकी छवि बनी सुशासन वाले नेता की। सड़कें बनी, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, लड़कियों की शिक्षा के लिए योजना आई, महिला सशक्तिकरण पर काम हुआ। इन बदलावों को लोगों ने सहा, लेकिन उसी दौरान एक और प्रक्रिया चुपचाप चल रही थी। जिस पार्टी की बिहार में पहले सीमित राजनीतिक ताकत थी, वह धीरे धीरे अपने संगठन और सामाजिक आधार को मजबूत करती चली गई। गठबंधन सरकारों ने उसे शासन का अनुभव दिया, राजनीतिक वैधता दी और संगठन फैलाने का मौका भी। समय के साथ साथ नीतीश कुमार ने कई बार अपने राजनीतिक गठबंधन बदले, लेकिन एक चीज बार बार दिखाई दी, आखिरकार उनका लौटना अक्सर उसी पुरानी साथी की ओर हुआ। उनकी रणनीति शायद यह रही होगी कि वे गठबंधन में रहते हुए भी अपनी अलग वैचारिक पहचान बनाए रखेंगे। लेकिन राजनीतिक में दीर्घकालिक परिणाम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा सोचा जाता है। आज स्थिति यह है कि जिस राजनीतिक व्यवस्था में कभी एक पार्टी सहयोगी थी, उसी व्यवस्था ने उसे बिहार की राजनीति में केंद्रीय शक्ति बना दिया। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा असर पड़ा है बिहार की समाजवादी राजनीति पर। कभी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण की विचारधारा बिहार की राजनीति की मुख्य धारा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वह छोटे दलों में बिखर गई। समाजवाद की जगह चुनावी गणित और जातीय समीकरणों ले ली। नीतीश कुमार की विरासत अभी पूरी तय नहीं हुई है। उन्होंने बिहार को स्थिरता दी, कई सकारात्मक बदलाव भी किए, लेकिन इतिहास नेताओं का मूल्यांकन सिर्फ उनके शासन से नहीं करता, वह देखता है उनके फैसलों और दूरगामी परिणाम क्या हुए। और यही वजह है कुछ लोग कहते हैं कि बिहार की राजनीति में जो वैचारिक बदलाव आया, उसकी कहानी में नीतीश कुमार की भूमिका सबसे अहम रही। अगर भविष्य में यह बदलाव और गहरा होता तो शायद इतिहास उन्हें एक अलग रूपक से याद करे। बिहार का ट्रोजन हाउस। सवाल यह नहीं है कि कोई नेता अच्छा था या बुरा, सवाल यह है राजनीति के फैसले कभी कभी ऐसे बीज बो देते हैं जिनकी फसल कई दशकों बाद दिखाई देती है। और शायद बिहार की राजनीति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इतिहास का फैसला हमेशा सबसे आखिर में आता है।